कैसे हो मेरे 12th क्लास के बहादुर सैनिकों। मुझे पता है टारगेट 2023 के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं। उसी संघर्ष में मैं आपका हेल्प करने आ गया हूं। फिर से एक बार सॉल्यूशन चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लेकर ध्यान रखिएगा। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन वे हैं जो एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आइए जरा इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। कोशिश के एकदम समझ के छोड़ेंगे। स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है, आइए पहला क्वेश्चन है केन शुगर। केन शुगर माने चीनी। केन शुगर जिसका अणुभार दे दिया गया 342 के 5% बिलियन किसी पदार्थ एक्स, कोई पदार्थ एक्स नहीं हमें पता, आपको भी पता नहीं, हमको भी पता नहीं है, एक्स के 1% बिलियन के समपराश्री है तो अणुभार क्या होगा। सबसे पहले जानना होगा कि समपराश्री बिलियन क्या है। तो वह बिलियन जिस बिलियन के पराश्रण बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, उनको क्या कहते हैं, समपराश्री बिलियन, जिसको अंग्रेजी में आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। स्टूडेंट ध्यान से सुनो और दिमाग में बैठाओ। समपराश्री बिलियन मतलब क्या, वह बिलियन जिसके पराश्रण दाब बराबर होते हैं उसे समपराश्री बिलियन कहते हैं। तो दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन इधर है, चीनी पानी का घोल है, और इधर एक किसी पदार्थ का है। इसका आपको दिया हुआ है अणुभार कितना परसेंट है भाई, ये तो ये 5% है और ये 1% है, दोनों का पराश्रण बराबर है। आइए जरा निकालने की कोशिश करते हैं और देखिए कितना मजे में निकालते हैं। देखो मेरे भाई, एक ये चीनी पानी का बिलियन है, 5% है, ठीक है। इसकी मतलब समझ लीजिए कि जो सांद्रता है वो 5% है। एक और सोल्यूशन है, हमें नहीं पता किस चीज का है, सब्सटेंस 1 है और ये 1% है। दोनों के पराश्रण दाब बराबर हैं। तो पराश्रण दाब का फॉर्मूला क्या हो गया, पाई बराबर CRT, पाई बराबर CRT। हमने क्या किया, इनका भी निकाला पाई बराबर CRT। लेकिन चूंकि दोनों अलग अलग सॉल्यूशन हैं तो हमने इनके पराश्रण दाब को मान लेके पाई डैश कर दिया। तो ये R और T तो नहीं बदलेगा, बदलेगा क्या चीज, C, मतलब मोलर सांद्रण बदलेगा। तो दोस्त हो गया पाई बराबर CRT और ये पाई डैश बराबर C डैश RT। प्रश्न में क्या दिया गया, प्रश्न ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि ये समपराश्री हैं। समपराश्री कहने का क्या मतलब कि ये हो गया पाई बराबर हो गया पाई डैश के। तो भाई मेरे पाई और पाई डैश के बराबर हो गया, तो CRT बराबर हो गया C डैश RT के। अरे यार, ये तो RT और RT कैंसिल करिए जितना जल्दी हो सके, ऑब्जेक्टिव सवाल है। अब जरा देखिए, तो C बराबर हो गया C डैश के। अब हमको इसी से पता लगाना है कि जो X है उसका अणुभार क्या है। तो मोलर सांद्रण का संबंध X से है। याद रखिएगा जो C है इसका मतलब होता है W/V(m). तो m जहां की यही जो है आपका क्या चीज है, तो अणुभार है। तो हमने क्या किया, पहले तो चीनी वाला है ना, तो इसके लिए कितना है W, कितना ग्राम, 5% मतलब 5 ग्राम 100 में ले लेते हैं तो 5 हो गया। और इसका भी मान हमको नहीं पता है। अब यहां पर कितना हो गया आपका, तो m, देखिए अणुभार दिया है ना चीनी वाला, ध्यान से देखिए चीनी का अणुभार दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। नहीं भी दिया होता तो हम निकाल लेते, 342 आता, आप जोड़ के निकाल कर देखिए तो 342 हो गया। और भाई साहब ये कितना परसेंट है, तो 1% हमने लिखा इधर, देखिए ध्यान से, भी वॉल्यूम हो गया। और ये कितना है, तो नहीं पता है कि इसका अणुभार क्या है। तो सबसे पहले V से V कैंसिल हुआ और ये हो गया 5/342 बराबर 1/m। यही m अणुभार है। तो m बराबर कितना आया, m बराबर हो गया 342/5 हो गया। तो भाग दीजिए भाई, 5 6 के 30, 5 8 40, अब 5 चौका 20, मतलब 68.4। तो देखिए इसमें कहाँ है 68.4, टिक लगाइए। देखो भाई फिर से एक बार कह रहे हैं, यह है न्यूमेरिकल, थोड़ा ध्यान तो फार्मूला वगैरह की जानकारी होनी चाहिए। मेरी कोशिश है कि हम आपको समझा दें और समझ में आ भी गया होगा। 2 सोल्यूशन, मैं फिर से थोड़ी बात करूँ क्या, अरे 2 सोल्यूशन है, एक चीनी पानी घोल है और किसी पदार्थ का है, ठीक है। अब हो ये रहा है कि चीनी पानी में कितना परसेंट चीनी है, 5% है, वो सांद्रता दिया गया है। और यहाँ पर कितना परसेंट है, 1%, दोनों है समपराश्री। तो इसके पराश्रण दाब इसके पराश्रण दाब को बराबर कर दिए, तो पराश्रण दाब पाई बराबर CRT, पाई बराबर CRT, दोनों का पाई बराबर है तो CRT बराबर C डैश RT हो गया। तो RT से RT कैंसिल हो गया, C बराबर C डैश हो गया। C का क्या मतलब होता है भाई, दिया गया भार अब बटा आयतन अब बटा अणुभार कर दीजिए C का वैल्यू। तो इसका कितना दिया गया भार है, मान लेते हैं कि ये परसेंट में तो 100 पर निकाल लेते हैं, तो ये हो गया 5,
बटा ये आयतन हो गया V, और ये कितना हो गया 342 अणुभार, ये हो गया 1 वॉल्यूम V हो गया, और हम लोग को इसका अणुभार नहीं पता था तो m मान लिया, यही तो निकालना था, और इस तरह से काट दिए। देखिए m बराबर कितना हो गया, तो 68.4%। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ गए होंगे। आपको उसको नोट करना होगा क्योंकि हम बढ़ेंगे दूसरे के सवाल पर और हमारे पास जगह नहीं। अच्छा चलिए यहाँ पर बन जाएगा दूसरा सवाल। देखिए दूसरा सवाल जो है ये था पहला, दूसरा क्या है, 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल का मोलल सांद्रण, ध्यान रखिएगा दोस्त, मोलल सांद्रण, मोलल कॉन्सेंट्रेशन माने मोललता पता लगाना है। इसको आपने नोट कर लिया होगा, इसको मिटाना ही पड़ेगा मुझे। देखिए इधर सीखिए, समझिए। एक ये चीनी पानी का घोल है, कितना ग्राम है भाई बिलियन, तनी आप मुझे बताइए तो बिलियन कितना है, तो 234.2 ग्राम। अब बताइए 234 ग्राम इसमें चीनी कितना है, तो चीनी है 34.2 ग्राम। अब आप बताइए कि उसमें पानी कितना है। हाँ टोटल बिलियन है 234.2 ग्राम, उसमें चीनी है कितना 34.2 ग्राम, तो बताइए पानी कितना हुआ। अरे भाई तो आप टोटल बिलियन में से चीनी का मान निकाल लीजिए, पानी निकल गया ना, तो पानी हो गया इसमें कितना भाई, तो 234.2 माइनस 34.2 बराबर 200 ग्राम। ये हो गया 200 ग्राम हो गया। अब देखिए इसके बाद आते हैं, तो हमको पता चल गया। अब है किसका, ये तो चीनी के लिए, तो चीनी का अणुभार अभी तो हम बता रहे थे ना, चीनी माने C12H22O11, अणुभार कितना होता है इसका, अणुभार आप निकाल के देखिए, मैं बता दे रहा हूं 12 गुने 12 प्लस 1 गुने 22 प्लस 11 गुने 16 आ गया 342 ग्राम पर मोल, ये अणुभार आ गया। ए भाई तो मोललता कैसे निकालते हैं बताइए, मोललता का क्या फार्मूला है, मोललता का फार्मूला ये है विलेय का मोल बटा विलायक का द्रव्यमान, वो भी केजी में। तो विलेय क्या चीज है, इसमें चीनी है, विलेय कितना है तो 34.2 ग्राम, अणुभार निकल गया तो मोल निकल जाएगा, तो इसलिए 34.2 ग्राम चीनी बराबर कितना मोल हुआ, तो दिया गया भार 34.2, अब बटा अणुभार कितना है 342 हो गया, इतना मोल हो गया। तो मोललता कैसे निकालते हैं, तो दिया मोल बटा विलायक का द्रव्यमान, यहाँ विलायक क्या हो गया, पानी हो गया, विलायक का द्रव्यमान वो भी केजी में, तो उसको केजी में बदल लें, कोई बात नहीं, 1000 से भाग दे देंगे, तो इसलिए हो जाएगा मोललता, मोललता जिसको स्मॉल m कहते हैं, ये हो गया आपका 34.2 बटा 342, और इसमें आपको कितना भाग देना है विलायक के द्रव्यमान से, तो 200 ग्राम में 1000 से भाग दिए, केजी में हो गया, तो इसका मतलब कितना हो गया, देखिए ध्यान से, इधर आके लिखते हैं ताकि आपको दिखाई दे क्लियर। ये हो गया 34.2 बटा 342, ऊपर चला गया आपका 1000, नीचे रह गया कितना, तो 200। तो भाई 2 गो जीरो से पहले 2 गो जीरो है कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 300 क्या हो गया, 42 हो गया, नीचे भी 342 है और ये कट गया, इसका मतलब क्या बचा 1/2, तो 1/2 का मतलब कितना होता है 0.5 दूनी के 10.5, तो हमें मोललता आया 10.5 और एम आता है, मोललता हम लोग स्मॉल में लिखते हैं, तो इसमें से कहाँ है ऐसा आंसर कहीं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर बी में ये हो गया। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि क्या है जवाब। देखो भाई ये, अच्छा दोस्त एक बार बता दें आप लोगों को कि आपसे यही क्वेश्चन 2 नंबर वाला जो लघुत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाता है उसके न्यूमेरिकल में भी सेम ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इस बात का ख्याल रखिएगा। और यही चले जाइएगा जब आप जेईई के लिए नीट में, तो ये आप देखिएगा खोज करके उसके पेपर में, तो सेम क्वेश्चन उधर से भी आया हुआ, ये केवल ये नहीं सोचिए कि केवल स्टेट बोर्ड में आया हुआ है, तो वहां पर ये 4 नंबर के लिए क्वेश्चन है। तो मोलल सांद्रण पूछा गया, तो इसका क्या मतलब होता है कि जो भी चीज घुला हुआ है उसका मोल, अब बटा जिसमें घुला है विलायक जिसको सॉल्वेंट कहते हैं उसका
जो द्रव्यमान है केजी में व्यक्त करती है। तो 234.2 ग्राम था, चीनी था उसमें 34.2, घटा लिए, पता चल गया पानी कितना है, मेरा पानी विलायक हो गया। 200 ग्राम बटा 1000 कर दिए, वो निकल गया केजी में। अब चीनी का मोल पता लगाना था। मोल का तो फॉर्मूला होता है दिया गया भार बटा अणु भार। तो मोल हो गया आपका, अणु दिया गया भार कितना हो गया 34.2 ग्राम, और चीनी का अणु भार कितना आ गया 342। तो हमने भाग दिया, मोल निकल गया। तो मूलतः मोल बटा द्रव्यमान, मोल बटा द्रव्यमान हो गया। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पहले मिटा देते हैं, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बनाइए हमारे साथ, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। अब तब तक आप दूसरा का कोई तीसरा क्वेश्चन देखते रहिए कि कैसे सॉल्व होगा। देखिए ये वो सब सवाल है जो बना लेंगे तो दम आपका दम दिमाग जो है ना काम हो जाएगा। लिखा है K2H2 पहले तो बता दें आपको स्टूडेंट्स इस कंपाउंड के बारे में। इसे कहते हैं, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना, K2HgI4। अगर इसका नाम रखें तो पोटेशियम ट्राईआइडो मर्क्यूरेट 2। इसे हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें आपको इसका नाम रखना बताएंगे कैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम रखा जाता है। फिलहाल जानिए एक ज़्यादा जरूरत की चीज़ जानिए कि इसे नेस्लर्स रिएजेंट कहते हैं। इस कंपाउंड का नाम क्या है, नेस्लर रिएजेंट्स। इसका यूज क्या होता है, तो किसी मान लीजिए कि आपने कोई कंटेनर रखा, उसमें कोई गैस रखा, उस गैस में अमोनिया है कि नहीं, तो अमोनिया गैस को पता लगाने के लिए आप नेस्लर रिएजेंट का यूज करते हैं। याद रखिए, नोट करिए, अमोनिया गैस को पता लगाने के लिए, अमोनिया गैस के डिटेक्शन में नेस्लर रिएजेंट का यूज होता है। क्या करते हैं कि नेस्लर रिएजेंट को अमोनिया गैस से जब रिएक्शन कराते हैं तो होता KOH के साथ में, तो होता यह है कि एक लाल भूरा PPT बनता है, भूरे रंग का PPT बनता है, जिससे ये प्रमाणित हो जाता है कि वो गैस जो था अमोनिया ही था। तो याद रखिएगा, अमोनिया गैस को पता लगाने में उपयोग होता है। NH3 गैस को पता लगाने में यूज होता है। चलिए ठीक है, और भी यूज है, उसका भी यूज है। लेकिन अब यहाँ सवाल बात, ये तो हो गया एक जानकारी वाली बात। लिखा है कि K2HgI4 के लिए अल्फा का वैल्यू है, तो 1/2 गुणांक I का मान क्या होगा। दोस्त सबसे पहले जानिए कि इस अल्फा को पढ़ते हैं हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये भी थोड़ा जानकारी ले लें। अल्फा को पढ़ते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको हिंदी में दो तरह से हिंदी रखते हैं हम लोग। एक तो कहते हैं कि विघटन स्तर कहते हैं, विघटन स्तर, या विघटन कोटि कहते हैं। विघटन, डिग्री का मतलब कोटि भी होता है ना, विघटन कोटि। तो अब जरा देखिए, तो अल्फा का वैल्यू दिया है, इसका दिया है कितना परसेंट, 40%। अब एक मजेदार चीज समझिए, उसके बाद सवाल बनाएंगे। 1/2 गुणांक विखंडन के लिए, हाँ ध्यान से देखिए। अब यहाँ अब सवाल, ये तो बस ऐसी जानकारी के लिए आपको बता रहे थे, यहाँ सब आंसर बना रहे हैं। अभी हालांकि ये भी फॉर्मूला एक जानकारी के लिए, विखंडन के लिए, कहीं अगर विखंडन हो रहा है, कोई मोलिक्यूल टूट रहा है, विखंडन माने टूटना, विखंडन के लिए ये 1/2 गुणांक I है दोस्त। इसका I का मान होता है 1 + n-1 इंटू अल्फा। याद रखिएगा, I का वैल्यू हो गया 1 + n-1 इंटू अल्फा। इस सवाल को तो बनाएंगे ही, पहले कुछ और सवाल जो इसी से रिलेटेड है वो जानिए। आपको K2SO4 दिया हुआ है और आपको पता लगाना I का वैल्यू क्या है K2SO4 के लिए। तो इसको तोड़ के देखिए, 2K + SO4 -
तो n, ये जो n है ना यही है, n कितना हुआ, 2 वो आयन यहाँ है और 1 आयन यहाँ है, तो n बराबर कितना हुआ, n बराबर हुआ 3। तो इसके लिए अगर कोई व्यक्ति I निकाले वांछित गुणांक, तो 1 प्लस, देखिए 3 में से घटाइए, n का जो वैल्यू है 2 अल्फा। तो K2SO4 के लिए अगर एग्जाम में आता है कि I का वैल्यू मैंने वांछित गुणांक का वैल्यू कितना है, तो I प्लस 2 अल्फा। अच्छा, अगर NaCl के लिए आपसे पूछा जाए तो देखिए इसको तोड़िए, कितना हो जाएगा ये Na प्लस Cl माइनस, तो n बराबर कितना होगा, 2 हो गया, n बराबर 2 हो गया। तो I का मान कितना हो गया, ध्यान से देखिए, 1 प्लस, घटाइए 2 में से 1 रह गया, 1 हुआ ना, 1 में अल्फा से गुना कि अल्फा, तो हो गया 1 प्लस केवल अल्फा। तो इस तरह से अलग अलग कंपाउंड के लिए आपसे ये एक अलग ऑब्जेक्टिव हो गया, कोई कंपाउंड दिया जाएगा और कहा जाएगा कि भांट गुणांक I का वैल्यू पता लगाइए। किसके पदों में, तो विखंडन मतलब स्तर के पदों में, तो ये आपका जवाब होगा। याद रखें, इसी तरह से सवाल का जवाब दिया जाएगा। मान लीजिए कि एक पल के लिए कि ये फर्क समझ गए कि n जो है जितने आयन में टूटते हो, और ये आपको फॉर्मूला पता है, तो चुटकी बना के उसको हल कर सकते हैं, मतलब चुटकी बजा के हल कर सकते हैं, चुटकी बना के नहीं। कैसे भाई, तो आइए मैं यहां हल कर रहा हूं, इसको देखिए, वो सब जानकारी के लिए था। तो अब तोड़ के देखिए, K2HgI4 नेस्लर रिएजेंट जब टूटेगा तो बनाएगा 2K प्लस HgI4 पे 2 माइनस, तो कितने आयन हुए यहाँ पर, इसलिए n का वैल्यू आ गया आपके पास 3। जब n का वैल्यू 3 आया तो I का मान कितना होगा, I का वैल्यू हो गया, देखिए क्या फॉर्मूला है, 1 प्लस 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 हो गया इंटू अल्फा। अल्फा का वैल्यू कितना है, 40%, 40 बटा हो गया 100, कितना हो गया ये, 1 प्लस 2 इंटू 40 बटा कितना हो गया बताइए, ये 0.4 हुआ ना, 0.4, तो कितना हुआ, 4 दूनी के 8, मतलब ये वैल्यू आगे बढ़ते चलते हैं, 1 प्लस 0.8 मतलब हुआ 1.8। आप लोगों ने समझा क्या? अरे बहुत आसान है भाई, इसको मिटा रहा हूं जरा, देखिए चलिए मिटाने की क्या जरूरत है, यहीं पर बना दें। देखिए ये तो पता चल गया कि नेस्लर जो रिएजेंट है टूट के दिया, n बराबर कितना है उसके लिए, आपके K2HgI4 के लिए n बराबर है 3। तो I का सीधे से फॉर्मूला है, I बराबर, देखिए यहां पर I बराबर 1, अब प्लस n का मान कितना हुआ 3, तो 3 में से घटाए 2 हुआ ना, तो 2 इंटू अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 40%, माने 40 बटा कितना हुआ 100। ये तो 40 बटा 100 को आप हल करिए ना, कितना हुआ, 0 से 0 काटिएगा 10, अब चाहें तो उसके बाद 4 दूनी 8, तो 8 में 10 से भाग देंगे कितना होगा, 0.8 होगा ना, 0.8। तो 0.8 में क्या हुआ, 1 प्लस 0.8 जुट गया, कितना आया ये 1.8। और इस तरह से चॉइस खोजिए कहाँ 1.8, तो चॉइस कहाँ है 1.8, ए नंबर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ स्टूडेंट ये समझ रहे होंगे, वो बात नोट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, बहुत ही तगड़ा सवाल भी है, लेकिन मैं जिस तरह से हल करने जा रहा हूं वो बहुत इजी वे में हल होगा। एक्चुअली जब आपने तीसरा समझ लिया है तो चौथा तो आप भी चुटकी बजा के हल कर सकते हैं। इसको मिटाने जा रहे हैं, आपको नोट करना है तो नोट करिए। याद रखिएगा, K2HgI4 का नाम है नेस्लर रिएजेंट, और किस चीज में काम आता है, तो किसी पात्र में कहीं अमोनिया है कि नहीं, उस अमोनिया को पता लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये है आपका एक कंपाउंड दिया हुआ, कहीं कहीं मैंने देखा है, हालांकि जो बिहार बोर्ड में सवाल पूछा हुआ इसमें BA है, नहीं तो कहीं कहीं MG भी लिखा है, तो कोई बात नहीं, BA और MG दोनों की वैलेंसी क्या है, वो एक ही है, सेम ही है। तो बिलियन के लिए भांट गुणांक, इस बार I का वैल्यू दिया है, तो पहले BnO3 होल 2, इसको आप तोड़ के देखिए,
Ba पर प्लस और 2NO3 माइनस हुआ, तो n बराबर कितना हो गया? 3 हुआ। चलिए ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास क्या है? I बराबर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। तो 1 प्लस n का वैल्यू कितना है? 3 है ना, तो 3 माइनस 1 2 लिख दें, सीधे 2 अल्फा लिख दें, 2 अल्फा हो गया। अब आप फॉर्मूला देखिए प्रश्न में कि I का वैल्यू दिया हुआ है, वहां आप गुणांक का मान कितना है, तो I बराबर गिवन है 2.74। ध्यान से देखिए ये गिवन है, तो I का वैल्यू हो गया आपके पास कितना, तो 2.74 इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा। हमें अल्फा विखंडन स्थिरांक, इसी को ना हमने विखंडन स्तर कहते हैं, यही निकालना है। तो आपके पास इसलिए 2 अल्फा बराबर कितना हो गया बोलिए, यह के घट गया 2.74 माइनस 1 बराबर 1.74 हुआ, इसलिए अल्फा इक्वल टू कितना हुआ, अल्फा इक्वल टू हो गया 1.74/2। आपने इसको यहां से भाग दे दिया और भाग देने के बाद ये आ गया आपका कितना, तो 0.87। लेकिन अल्फा का मान यहां परसेंटेज में दिया हुआ है, तो ये कितना परसेंट हो गया, तो ये हो गया 87%। तो इस तरह से हम उम्मीद कर रहे हैं अगर तीसरा समझ में आया होगा तो चौथा डेफिनेटली आएगा। और तीसरा पे बहुत सारा और भी सवाल है, कोई कंपाउंड दिया जाता है और कहा जाता है कि उसके लिए जो विखंडन स्तर है वो क्या होगा, या बहुत सिंपल आपको अल्फा का मान दे देगा अथवा आई का वैल्यू दे करके और इस तरह से पूछा जाएगा कि विखंडन स्तर क्या है। तो याद रखिए कि अल्फा को हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं, जिसको विखंडन स्तर या विखंडन कोटि हिंदी के किताबों में लिखा रहता है। आई जो है वांट ऑफ गुणांक है, तो ये उनके बीच का रिलेशन है, याद रखिएगा विखंडन के लिए ये वाला रिलेशन, और इसी पे आप सवाल बनाएंगे। हम उम्मीद कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये समझ आया होगा, वीडियो निश्चित रूप से आया होगा। उसके बावजूद भी अगर कहीं न आए बाय द वे समझ में, तो भाई मुझे बताना कमेंट करके कि यहां पर दिक्कत हो, और बताओगे तो मैं समझूंगा, एकदम से बताओगे तो समझूंगा कि परेशानी क्या है, उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी, की नहीं जाएगी, डेफिनेटली आपकी समस्या दूर की जाएगी। फिर भेंट होगी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।